नमस्कार दोस्तों। ओसीएल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो फील्ड मार्शल साहब को वॉशिंगटन से बुलावा भी आ गया। पाकिस्तान में जश्न की मुद्रा में वहां का मीडिया और वहां का इकोसिस्टम भी हमने देखा। और केवल वही नहीं, नई दिल्ली में जो शुभ चिंतक बैठे हैं उनके और मोदी जी के विरोधी बैठे हैं और हर मुद्दे पर मोदी जी को घेरने की ताक में रहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी, उसके मीडिया विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने तो इसको भारत की विदेश नीति का बहुत बड़ा फेलियर डिक्लेयर कर दिया था कि देखिए वॉशिंगटन जो है वो तो आसिम मुनीर को सैन्य परेड में बुला रहा है और हमारा देश कुछ नहीं कर पा रहा है मुंह ताकने के अलावा। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए हैं जब इन लोगों ने कुछ इसी तरह की घेराबंदी करने की कोशिश की। और ये कई बार भूल जाते हैं कि जब इस तरह की बातें करते हैं तो ये देश विरोधी बयानबाजी कर रहे होते हैं, मोदी विरोधी नहीं। क्योंकि मोदी इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इसके अलावा जयराम रमेश ने एक और कारनामा कर दिया। उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसमें इजराइल द्वारा ईरान के आणविक ठिकानों पर की गई बमबारी की तीखी आलोचना की है, निंदा की है। तो इनका जो भीतर का उम्महा है वो लगता है जाग गया है। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा का फिर ट्वीट आया है। इन दोनों के मैं ट्वीट आपको विस्तार से बताने वाला हूं क्या है, लेकिन वो फिर गाजा की फिक्र में पतली दुबली पतली होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित सुमित जैन साहब चीन से, और उन्हीं के साथ जुड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओंकार जी नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम। ये बताइए साहब, ये फील्ड मार्शल साहब गए नहीं क्या वॉशिंगटन, या बुलावा ही नहीं आया था? क्योंकि बाद में व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया कि कोई न्योता नहीं भेजा गया। ये कांग्रेस के पास कहां से ये सूचना आ गई थी? और पाकिस्तानी मीडिया भी इसको एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब उसके भी चेहरे लटके हुए हैं। ओंकार जी, पहली बात यह है कि कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों की लैंग्वेज हमेशा सेम होती है एंड दे आर ऑलवेज सेइंग द सेम नरेटिव ऑल्सो। अब देखिए, लैंग्वेज और नरेटिव हमेशा सेम होगा। अब आते हैं फेल्ड मार्शल के ऊपर। भाई, अभी अभी मार्शल बना है, उसको था कि अपनी कंट्री को बचाने के लिए मुझे कोई ना कोई चीज़ ऐसी बतानी पड़ेगी ताकि कहीं विद्रोह ना हो जाए और कंट्री के अंदर ऑलरेडी आर्मी के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक जिसको बोलते हैं कि पानी उबल रहा है, धुआं निकल रहा है और ये कभी भी फट सकता है बॉम्ब की तरह। उसको बचाने के लिए इनको कुछ चाहिए था कि देखिए अब तो अमेरिका भी हमारे सामने झुक गया। उसको करने के लिए इन्होंने झूठ को फैला दिया और उस झूठ को आगे एम्पलीफाई किया हमारे मीडिया में कांग्रेस के लोगों ने आकर कि देखिए वहाँ पर आसिम मुनीर को बुला लिया, वो पास हो गया, हमारा प्रधानमंत्री फेल हो गया। अब आज जब कंफर्म हो गया है, मैं सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, लोगों को भी पूछना चाहिए कि आज जब कंफर्म हो गया कि मुनीर को ऐसा कोई इनविटेशन आया ही नहीं था और उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि किसी भी वर्ल्ड के लीडर को हमने नहीं बुलाया है, तो इसको बुलाने का मतलब नहीं था। तो क्या आज लोगों को, कांग्रेस को नहीं पूछना चाहिए कि आपका जो ये सारा खान मार्केट गैंग ये लग गया था स्पिन करने के लिए न्यूज़ को, माफ़ी मांगे? क्या हम आज राहुल गांधी और पार्टी को हम माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? वी हैव टू आस्क फॉर अपॉलॉजी कि आपने इस चीज़ को स्पिन क्यों किया और प्रधानमंत्री मोदी को आपने कटघरे में खड़ा क्यों किया? भाई, दिस इज वेयर आई एम सेइंग, पाकिस्तान हो या कांग्रेस, दोनों की मेंटेलिटी, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। वो बेशक हिंदू विरोधी हो, वो सनातन विरोधी हो, वो भारत विरोधी हो, वो गजवे हिंद करना हो, हर चीज़ में ये पाकिस्तान की ही भाषा बोलते हैं, बेशक वो झूठ ही क्यों ना हो। और ओंकार जी, वैसे तो ये क्वेश्चन बनता भी नहीं था, कांग्रेस ने आज तक सच बोला कब है? 1947 से लेकर आज तक 47 में हमें बोला कि ये कंट्री
हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान नापाक लोगों के लिए। और आज 75 साल 70 साल के बाद भी हम यही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को ख़त्म करना है। ये कांग्रेस की नीति रही है हमेशा, पाकिस्तान की भाषा बोलने की। ये मेंटेलिटी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मोदी जी का सपना पूरा नहीं होता, कांग्रेस मुक्त भारत। ये जिस दिन सनातनी समझ आएंगे, हिंदू समझ आएंगे। मैं हिंदू और सनातनी को अलग करता हूँ। सनातनी वो है जिसको पता लग गया इसके कारनामे, हिंदू वो है जो आज भी सेक्युलर बनकर घूम रहा है और वही इसके इकोसिस्टम को, कांग्रेस के, उसको जीवित भी रखता है। तो सनातनी और हिंदुओं में फर्क है। जिस दिन सेक्युलर हिंदू ये समझ आएगा इस झूठ को, उस दिन हमारा ये देश कांग्रेस मुक्त भारत भी होगा और अभिशाप से हम बच भी जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 3 दिन पहले जयराम रमेश का एक बयान आया था। इन्होंने कहा था कि कल भारतीय विदेश नीति और कूटनीति को 3 बड़े निर्विवाद झटके लगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल ने बयान दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ एक अभूतपूर्व साझेदार है। अभूतपूर्व क्या है? फिर ये कहते हैं कि 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में पाया गया और आप उस देश को अभूतपूर्व साझेदार कह रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि इसलिए पहला झटका ये है कि अमेरिकी जनरल ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। फिर ये कहते हैं कि जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं माइकल कुरिल्ला, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इस समय सक्रिय आतंकवाद विरोधी लड़ाई में शामिल है और आतंकवाद विरोधी दुनिया में एक अभूतपूर्व साझेदार है। अब वहाँ का कोई जनरल क्या कह रहा है, उसको भारत की विदेश नीति का फेलियर बता रहे हैं जयराम रमेश। फिर आते हैं इनके दूसरे बयान पर। इन्होंने कहा कि असफल मार्शल आसिम मुनीर, जिन्होंने इस तरह के भड़काऊ बयान दिए, 2 राष्ट्र सिद्धांत, हिंदू मुसलमानों के बारे में बात की और फिर उनके बयान और 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ उसके बीच सीधा संबंध है। उसी आसिम मुनीर को 14 जून को अमेरिकी सेना दिवस पर अमेरिका जाने का विशेष निमंत्रण मिला है, जो समझ से परे है। ये बात समझ से परे है कि अमेरिका का कोई जनरल कोई बयान देता है और ये भारतीय विदेश नीति को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्या मानसिकता है इसके पीछे? और एक झूठ, देखिए, एक झूठ के मुनीर को विशेष निमंत्रित किया गया है। देखिए ओंकार जी, कांग्रेस का एक बड़ा सिंपल ऑपरेशन करने का तरीका है। उन्हें भारतीयों की बेवकूफ़ी की नब्ज़ पता है कि भारतीयों की जो रिटेंशन मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट होती है। भाई आप अयोध्या जी के मंदिर का शिलान्यास देख लीजिए, जिस दिन हुआ उस दिन जय सिया राम, अगले दिन बोलते हैं मोदी जी ने किया क्या है, यहाँ पे तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो कांग्रेस को मालूम है कि लोगों की जो है रिटेंशन पावर है वो कुछ घंटों की है। तो अगर झूठ को फैला दिया जाए, पूरा इकोसिस्टम उनके साथ है, उनकी दुकानदारी चल जाएगी। उसके बाद अगर वो झूठ पकड़ा भी जाता है तब तक काम हो चुका होता है। वो झूठ हमने कर्नाटका के इलेक्शंस को जीतते हुए भी देखा हमने, जैसे उन्होंने उस वक्त झूठ फैलाए थे। हाँ, हमने हिमाचल हारते हुए देखा बीजेपी को उसी झूठों के सहारे। और झूठ था कि अदानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर बीजेपी इन 2 स्टेट्स में हार गई थी। कि अगर अमेरिका के किसी जनरल ने कोई बयान दिया है उसके ऊपर ये पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग गए। लेकिन जब हमारे तीनों चीफ, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने, जब तीनों ने बैठकर हमारे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, पूरे देश को कैमरे के सामने विद प्रूफ दिखाया कि यहाँ जाकर हमने पाकिस्तान को घुस के ठोका है, बर्बाद किया उसको, और उसकी सैन्य शक्ति को, एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया 20% से ज़्यादा। तो उसके ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये तो सिर्फ वीडियो गेम थी, ये तो एक्चुअल है ही नहीं। यही मानसिकता है कि हमारे कंट्री की प्रधानमंत्री, फॉरेन मंत्री या हमारी आर्म फोर्सेस कोई भी हो, उसको कटघरे में खड़ा करो और उनको, दुनिया को ये दिखाओ या भारत को, लोगों को ये दिखाओ कि भाई हमारा प्रधानमंत्री वीक है। इनकी हर स्टेटमेंट में होता है सरेंडर कर गया, प्रधानमंत्री मोदी वीक है,
सूट बूट की सरकार है, ये तो अदानी के साथ जुड़े हुए हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको हटाइए। वो कभी पाकिस्तान को बोलते हैं, कभी भारत के लोगों को बोलते हैं इनको हटाइए, और जिनको बोलते हैं हटाने के लिए उन्होंने सबने मिलकर कांग्रेस को ही हटा दिया है। तो इनका जो ऑपरेशन करने का तरीका है, अपने कंट्री को गालियाँ निकालते रहो और दूसरों की बढ़ाइयाँ करते रहो, सिर्फ क्योंकि उसी से इनकी दुकानदारी चलती है। वो भी रीज़न है। कांग्रेस का आज वोटर बेस वो है कौन? वही जिहादी और कुछ सेकुलर हिंदू। इसके अलावा कोई भी इनको बर्दाश्त भी करता नहीं है, इंक्लूडिंग कांग्रेस फैमिली, ये गांधी फैमिली। इसलिए ये करते क्या हैं, अपने बेस को खुश करने के लिए ये भारत को गाली निकालते हैं, क्योंकि उस बेस का मकसद ही है भारत को तंग करना, उसके टुकड़े करना, उसके ऊपर कब्जा करना। ये अपने बेस को खुश करने के लिए ये सारे काम करते हैं, बेशक उसके लिए इनको झूठ का सहारा क्यों ना लेना पड़े। तो ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ अपने बेस के लिए, कि उनका भी मकसद और कांग्रेस का भी मकसद वही है, हिंदुओं को गाली निकालो, सनातन को निकालो और इस देश को निकालो, नथिंग अदरवाइज। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, उसका प्रवक्ता ऐसे ट्वीट करे और ऐसी भाषा यूज करे मोदी जी के लिए, जो कि प्रधानमंत्री, जैसे अपने ओपनिंग कमेंट में बोला, प्रधानमंत्री वो देश के हैं, बीजेपी की नहीं। उनके लिए, हमारे विदेश मंत्री के लिए राहुल गांधी ने भी पहले गाली निकाली हैं कि इनको तो विदेश नीति के बारे में पता ही नहीं है। और भाई राहुल गांधी, जिसको अपना नाम भी प्रॉपरली लिखना नहीं आता, वो जयशंकर जी को बोल रहा है कि उनको विदेश नीति के बारे में पता नहीं है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात मुझे तब हुई जब उन्होंने ये बोला कि ये जो हमारे जयशंकर जी हैं उनको चाइना के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो चाइना में राजदूत बनकर गए हैं, और मैं उनको मिला भी था जब यहाँ पर वो राजदूत थे। और राहुल गांधी क्या बोलता है, आपको चाइना के बारे में नहीं पता। आज चलिए, आज हम पूछ लेते हैं राहुल गांधी, आप जो यहाँ पर आकर इतने एग्रीमेंट्स कर आते हैं, आपको लगता है कि आप चाइना को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं? तो प्लीज़ आप ही हमें समझा दीजिए कि चाइना क्या चीज़ है, क्योंकि हमें तो समझ नहीं है, आपको क्योंकि अंदर की बातें सारी पता होती है चाइना की, आप बता दीजिए। तो ये जो हाल है, जब तक हमारे लोग, हमारे जो सनातनी हैं, बार बार इनके ऊपर ट्वीट्स नहीं करेंगे, जिस तरह से ये हमारी वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक्स लगवाते हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, जब तक हम यही भाषा इनके साथ बार बार यूज़ नहीं करेंगे, इनको ट्वीट्स में कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, तब तक ये बातें नहीं रुकने वाली है ओंकार जी। ये नेशनलिस्ट जो लोग हैं इनको उठना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये अपना काम करते रहेंगे, हमें अपना काम करना है। टुडे यू आर आस्किंग मी कि जयराम जी ने ये सारे ट्वीट किए, वो वही कर रहे हैं जो उनको करना है, बस गलती एक ही है, हमारे लोग वो काम नहीं कर रहे, उसी भाषा में इनको जवाब नहीं दे रहे जो हमें करना चाहिए। राहुल गांधी को शायद पता होगा कि 1962 में नेहरू भी नहीं समझ पाए थे चीन को, और उसका नतीजा क्या हुआ था वो सबको पता है। तो एक और डेवलपमेंट है, उस पर आएंगे। आज ईरान ने लगभग घुटने टेक दिए हैं और उसने कहा है कि अगर इजराइल हम पर आक्रमण बंद कर दे तो हम भी तुरंत बंद कर देंगे। यानी 3 दिन की कार्रवाई में ही 138 लोग मारे जाने के बाद, और जो अभी ताज़ा हाइफा में अटैक हुआ, जो उनके गैस भंडार को निशाना बनाया और जो धू धू जल करके वो पूरी दुनिया में लपटें दिखाई दे रही हैं, इसके बाद ईरान की समझ में आ गया है कि कुछ ही दिन में इजराइल उसको बर्बाद करके रख देगा। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा है कि हम तेहरान को जलाकर राख कर देंगे, गाजा पट्टी बना देंगे, अब उसकी समझ में आ गया है कि वो ऐसे ही नहीं कह रहा है, वो पूरी तैयारी से आया है। इसलिए वो कतर से, दूसरे देशों से ये अब रिक्वेस्ट कर रहा है एक अलग चैनल के माध्यम से कि साहब इजराइल को मनाइए बातचीत के लिए। उधर आज एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में करीब 40 मिनट की बातचीत हुई है, और ये माना जा रहा है कि ट्रंप से पुतिन ने कहा है कि ये संघर्ष रुकवाइए, यानी ईरान और इजराइल का। ये तो हुई एक बात। दूसरे, जयराम रमेश जी का इस पर भी एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट रूप से ईरानी धरती पर इजराइल द्वारा हाल में किए गए बम विस्फोटों और लक्षित हत्याओं की
निंदा करती है, जो गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणामों के साथ एक खतरनाक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईरान की संप्रभुता पर यह हमला और उसके अधिकारों का अतिक्रमण, चाहे हवाई हमलों के माध्यम से हो या गुप्त हत्याओं के माध्यम से, केवल अस्थिरता को बढ़ाता है और आगे के संघर्ष के बीज बोता है। और इसमें फिर आगे चल कर के ये भारत सरकार को भी घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ट्वीट से कांग्रेस पार्टी खुद घिर गई है, क्योंकि एससीओ का जो एक निंदा प्रस्ताव आया था इजराइल के खिलाफ, उससे हमने अपने आप को अलग किया, क्योंकि इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा संकट के समय, जबकि ईरान ने कभी हम पर हुए आक्रमणों की निंदा तक नहीं की, साथ खड़े होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे ईरान के साथ कांग्रेस की हमदर्दी है। सर, दो तीन चीज़ें हैं जो आपने कवर करी हैं, मैं सबको एक एक करके कवर करता हूं। पहला है, आपने बोला कि ईरान ने सरेंडर कर दिया। देखिए, इजराइल की जो नेतन्याहू हैं, मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ, नेतन्याहू वो हैं जो याहू बोलते हैं और एक आधा बॉम्ब फेंक देते हैं, कभी गाज़ा पे, कभी ईरान पे, और कभी अभी तो एक न्यूज़ भी आई थी कि शायद पाकिस्तान के ऊपर भी फेंकने वाले हैं, उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन नेतन्याहू वो आदमी है जो नेशनलिस्ट हैं, और इनकी जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ दोस्ती है मोदी जी के साथ। मैंने आज ही सुबह एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि अगर आप कंपैरेल्स देखें तो जो रशिया का और यूक्रेन का वॉर है, इजराइल का ईरान का वॉर है, और भारत का पाकिस्तान के वॉर है, इसके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है। वो कॉमननेस जो है उसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन मोदी जी ने भी 3 दिनों में विराम दे दिया युद्ध का, और मोदी जी की नेतन्याहू से बात भी हुआ था कि ये युद्ध को लंबा खिंचवाने के लिए चाइना भी उतारू है, रशिया भी उतारू है, और अमेरिका तो चाहता है कि युद्ध ये लंबा चले ताकि ईरान को बर्बाद किया जाए और कंधे पे गोली रखी जाएगी इजराइल के। वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में IMF के पैसे दिए जाते हैं कि तुम इससे हथियार खरीदो और लंबा युद्ध लड़ो। मोदी जी ने बोला तुम्हारा मकसद एक ही है कि तुम्हारा था कि वहाँ पर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स को क्रिएट ना कर सके। तुमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। 1-2 लॉसेस ले लो अपने कंट्री में, ताकि ईरान के जो लीडरशिप है उनको फेस सेविंग मिल जाए अपने लोगों के सामने कि देखिए हाइफा पोर्ट हमने जला दिया, हमने एक बिल्डिंग उड़ा दी, हमने 2 लोगों को मार दिया। तो वहाँ पे भगड़े पड़ेंगे। आपका मकसद था इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी ख़त्म करना, उनका मकसद आपके लोगों को ख़त्म करना है। उनको भगड़े डालने दीजिए, आपके भी भगड़े हो गए। यही काम हमने पाकिस्तान के साथ भी किया था। तो पॉलिसी वही है जो मोदी जी ने करी थी। इसीलिए आज जो ईरान बोल रहा है, हम सरेंडर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं उन्होंने बोल दिया कि भैया बहुत हो गया, जो हमने करना था, आपके लोगों को मारना था, हमने मार दिया, हमारा मकसद पूरा हो गया, आप भी अपने घर बैठिए, मैं भी अपने घर में बैठता हूँ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपके शो से 2 घंटे पहले मैंने एक और शो किया किसी के साथ, वहाँ पर भी मुझे यही क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। मेरा आंसर वही था जो मैं दोबारा दे रहा हूँ, लंबा युद्ध नहीं चलेगा। मोदी जी ने सबको समझा दिया है एक चीज़, आपको फंसाया जा रहा है, फंसने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो और अपने घर को सेफ रखो। पहली बात तो ये। एज फार एज जयराम रमेश, अब ये जो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो ट्वीट क्या कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जब इजराइल के अंदर हमास के लोगों ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को, एक भी ट्वीट उसके अगेंस्ट नहीं है। जब बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके ऊपर काम होता है, कोई भी एट्रॉसिटीज होती हैं, उनको कन्वर्ट किया जाता है, बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, तब इनके मुंह से एक भी ट्वीट नहीं निकलता है। वो ओपनली आपको बता रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी है पूरी दुनिया में जिससे प्यार है, और हमारे सेकुलर हिंदू आज भी इनके प्यार में पागल होते जा रहे हैं। जिस दिन सेकुलर हिंदू समझ आएगा, इनके ट्वीट्स को पढ़ लीजिए। मैं आपके माध्यम से ये सेकुलर हिंदुओं को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जाके देखिए इनके ट्वीट्स, इनकी मेंटालिटी, इनका ऑपरेशन करने का तरीका, और किस तरह से पाकिस्तान की तारीफें और भारत की निंदा ये हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पर ये हर रोज करते हैं। जागिए और अपने कंट्री को बचाइए। नेतन्याहू अपने कंट्री को बचा रहे हैं, उसका रीज़न है एक, उनका एक एक आदमी उनके कंट्री के साथ खड़ा है, अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं नेतन्याहू के साथ, लेकिन वो निंदा नहीं करते युद्ध के टाइम पर।
वो कांग्रेसी नहीं है, वो सेकुलर हिंदू वहाँ पर एक भी नहीं है, इसीलिए वो दुनिया भर में उनका डंका बजता है। हमारे हथियारों ने जो हालत की है, चाइना के हथियारों की, अमेरिका के, तुर्की के और पाकिस्तान के, आपके सामने है। लेकिन उसके बाद भी हमारे ही लोग हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी आर्म फोर्सेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको ऐसे इजराइल में नहीं मिलेंगे, इसीलिए इजराइल आज दुनिया को डरा के रखता है और भारत में हमारी गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन देती फिरती है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ आवर ओन पीपल। और आखिर में प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, ये लिखती हैं, ये शर्मनाक और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया। 60,000 लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है और हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। ये हमारी उपनिवेशवाद विरोधी विरासत का दुखद उलटफेर है। वास्तव में हम न केवल नेतान्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर चुप खड़े हैं, बल्कि हम उनकी सरकार द्वारा ईरान पर हमला किए जाने और उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन करते हुए उसके नेतृत्व की हत्या किए जाने पर भी खुशी मना रहे हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। वैसे तो ये लंबा ट्वीट है, मैं उसको ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं। ओंकार जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हमारे एमपी भी हैं, मेरे बहुत ही अच्छे घनिष्ठ मित्र रहे हैं और मेरे घर में उनका आना जाना रहता था जब मैं दिल्ली में रहता था। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो खुद मैसेज भिजवाती थी पैलेस्टीन के अंदर कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको पैसे चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। रीज़न, वो मुस्लिम्स हैं और वो इजरायलियों को ख़त्म करना चाहते हैं। कांग्रेस की ये ओपन पॉलिसी रही है कि उन्होंने इजराइल के साथ कभी भी हमारे रिलेशंस को क्रिएट नहीं होने दिया। ये तो 2014 में जब मोदी जी आए, उन्होंने इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस को ठीक रखा। आपको याद होगा अराफात जब वो भारत में आए थे, क्या उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिए गए थे जैसे कि वो वर्ल्ड लीडर हो कोई। एक उग्रवादी को रेड कारपेट ट्रीटमेंट, वैसे ही जैसे कश्मीरी उग्रवादियों को रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जाता था, वैसे ही पैलेस्टीन के उग्रवादियों को रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिला है इस देश में। आज इनका दुख इसलिए है क्योंकि 75 साल की इन्वेस्टमेंट है। मैं बार बार पूछता हूँ, मैं चाहता हूं कि आज जितने सनातनी हैं, प्लीज़ प्रियंका वाड्रा के उस ट्वीट के ऊपर जाइए, उसके नीचे क्वेश्चन पूछिए कि मैडम अगर आपको इतना ही दुख है हमास के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईरान के लिए, आप थोड़ा सा चाइना के बारे में पूछ लेते शी जिनपिंग को कि भाई आप यहाँ पर जो उगर मुसलमानों के साथ कर रहे हैं उनकी किडनियाँ निकाल लेते हैं, अगर वो इस्लाम को नहीं छोड़ते तो प्रियंका जी आप थोड़ा सा चाइना के बारे में बोल लीजिए, वहाँ नहीं बोलेंगे। ओंकार जी, इनकी जो ट्वीट है मैंने अभी भी पढ़ी है जब आप पढ़ रहे थे। मेरा आप जब ये शो खत्म हो जाएगा, यू विल सी माई आंसर ऑन हर ट्वीट। मैं करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी उसके ऊपर ट्वीट कर इनको बार बार कटघरे में खड़ा करें। आपके क्वेश्चंस ही इनके ऊपर तीर की तरह लगेंगे। ये क्वेश्चन हमारा पूछना बनता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।